नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और कर एवं राजस्व अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन यानी कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ध्यान से देखते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन से। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो दोस्तों, कुणिक जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपके अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों हम हर्यक वंश की। तो दोस्तों, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, ध्यान देंगे दोस्तों, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, ठीक है। तो ये था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही दोस्तों आप पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है, जिसका संस्थापक दोस्तों आपका था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार, जिसको जैन ग्रंथ में दोस्तों बिंबिसार को जैन ग्रंथ में दोस्तों ध्यान देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। बिंबिसार को जैन ग्रंथ में श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक कहा गया जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में। इसका संस्थापक हर्यक वंश का आपका बिंबिसार और मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश भी दोस्तों आपका हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और इसने ही गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व, ध्यान देंगे 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। उस समय उत्तर भारत पर, ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर भारत पर नंद वंश के शासक घनानंद का, ध्यान देंगे नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का शासक था घनानंद, और घनानंद ही नंद वंश का अंतिम शासक था। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी ये थी दोस्तों बेबीलोन नामक स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों संस्थापक की बात करें ये था महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में, ध्यान देंगे बौद्ध ग्रंथों में इसको उग्रसेन कहा गया। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नंद वंश के किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो दोस्तों महापद्मनंद को ही उग्रसेन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, और इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, इसी के द्वारा उपाधि जो धारण की गई थी वो एकराट की एवं सर्व छत्रांतक। ठीक है दोस्तों, ये दोनों उपाधि यानी कि एकराट, ठीक है, यानी कि सब सम्राटों में एक सम्राट, ठीक है, कि मैं ही एक शक्तिशाली सम्राट हूं। और सर्व छत्रांतक का मतलब दोस्तों, इसका मतलब हुआ आपका क्षत्रियों का नाश करने वाला। ध्यान देंगे दोस्तों, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कहा कि परशुराम के बाद एक मैं हूं दूसरा जिसने क्षत्रियों का नाश किया है, इसलिए इसने सर्व
तक की उपाधि धारण करी और एक राट की भैया पूरे विश्व में मेरे से बड़ा कोई भी सम्राट नहीं है, मैं ही एक सम्राट हूं। तो 2 उपाधि इसने धारण करी, एक राट और सर्व छत्रांतक, और बौद्ध ग्रंथ में इसको उग्रसेन के नाम से जाना गया है। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। दोस्तों वही हम बात करते हैं अंतिम शासक की। तो ये धरानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो दोस्तों जो अग्रमीज की उपाधि दी गई है यूनानी लेखकों ने वो दी थी दोस्तों गणानंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अभी हमने बात करी थी गणानंद के बारे में, नंद वंश का अंतिम शासक, साथ ही सिकंदर के आक्रमण के समय, भारत पर आक्रमण के समय जो भारत का पूछ सकता है या फिर उत्तर भारत पर जो शासक था वो था दोस्तों घनानंद का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों 16 महाजनपद की जो सूची उपलब्ध है ये है आपके अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जो आपका अंगुत्तर निकाय है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। वही जैन ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र तो आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी बिंबिसार की जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था और इसी के राज दरबार में इनका चिकित्सक था जीवक। तो दोस्तों क्वेश्चन मिल जाता है जीवक किसके दरबार में था? वो था आपके बिंबिसार के दरबार में। और जीवक को जो भेजा था इन्होंने भेजा था अवंती के राजा के पास। तो अवंती के राजा थे दोस्तों राजा चंडप्रद्योत। और राजा चंडप्रद्योत के पास ही इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को चिकित्सक के लिए भेजा था। दोस्तों बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश का जो शासक था, संस्थापक था बिंबिसार, ये अवंती को कभी भी जीत नहीं पाया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों अवंती से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अवंती को जीतकर मगध में किसने मिलाया? तो दोस्तों मगध में जो मिलाया था जीतकर, ये मिलाया था दोस्तों शिशुनाग ने। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मगध के किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध में मिलाया? ये मिलाया था दोस्तों शिशुनाग वंश के शासक आपका शिशुनाग ने। ठीक है। और अवंती को कभी भी बिंबिसार जीत नहीं पाया, नहीं आपका अजातशत्रु, ना ही उदयन, ना ही आने वाले राजा जो थे आपके हर्यक वंश के। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, इसने ही अवंती को जीत करके सबसे पहले मगध में शामिल किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? दोस्तों अभी ऊपर हमने बात करी थी उग्रसेन, ये कहा जाता है महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों भयानक सेना का स्वामी यानी कि सबसे शक्तिशाली जो सेना थी उस समय, सबसे शक्तिशाली जो सेना थी वो आपकी इसके पास थी दोस्तों, नंदों के पास थी। नंदों के शासनकाल में आते, यानी कि नंद कौन थे? मगध पर शासन करने वाली अंतिम राजवंश। ठीक है दोस्तों ध्यान देना, जो नंद थे आपके, नंदवंश था ये मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मगध पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश आपका नंदवंश था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद और संस्थापक महापद्मनंद, जिसे
उग्रसेन भी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा सेना थी। 2 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक थे दोस्तों इनके पास, और पैदल सैनिक, और 20,000 इनके पास घुड़सवार थे दोस्तों, घुड़सवार सैनिक। और कम से कम दोस्तों 3 से 6,000, है ना, यूनानी लेखकों ने व्याख्या की है दोस्तों, कम से कम 3 से 6,000 इनके पास हाथी भी थे, है ना, यानी कि जो हाथी की सेना थी। ठीक है, तो 2 लाख से अधिक इनके पास पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार और 3 से 6,000 के समथिंग इनके पास हाथी भी थे, हाथी की सेना भी थी। तो इन्हीं से डर करके आपका जो सिकंदर था वो भाग गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों संविधान से संबंधित है। अभी हमने नरेंद्र मोदी से यानी कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस किए, अब हम संविधान के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? यहां पर बात कर रहा है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। आपको पता है 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल भी शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है, और जिसमें शर्तें हैं दोस्तों युद्ध। ठीक है, या तो युद्ध छिड़ रहा हो, किसी ने आक्रमण कर दिया हो, भारी आक्रमण, या फिर दोस्तों आपका सशस्त्र विद्रोह, जिसको आप आंतरिक अशांति कहते हैं, है ना, आंतरिक अशांति। तो दोस्तों या तो युद्ध छिड़ा हो, या फिर किसी ने अटैक कर दिया हो, या फिर आपका सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक अशांति पर। इन 3 कारणों से आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है राष्ट्रपति द्वारा, जो कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जब तक 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा अगर बहुमत नहीं उस पर पारित की जाती है अधिनियम पर, तो तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। और बहुमत लेने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है 6-6 माह करके। ध्यान देंगे दोस्तों, 6-6 माह करके, और इसकी अवधि होती है और अनिश्चित काल तक। ध्यान देंगे दोस्तों, ये लगता है आपका अनिश्चित काल तक, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। 6-6 महीने करके लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड की कोई भी लिमिट नहीं है। अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे? अभी हमने बात करी थी दोस्तों आंतरिक अशांति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक अशांति के कारण ही दोस्तों आपको याद होगा तो 25 जून 1975 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही दोस्तों आंतरिक अशांति के तहत ही हमारे देश में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसके तहत 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आंतरिक अशांति के शब्द के आधार पर शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये बनेगा, ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन, पहली बात तो ध्यान देंगे दोस्तों अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 356 में है हमारा राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल। दोस्तों 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जो इन्फॉर्म करता है वो कौन करता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल ये कहता है। ठीक है, और अगर संसद में दोस्तों 2 महीने के अंदर
अगर संसद के अंदर स्वीकृति नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अगर 2 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति मिल गई यानी अप्रूवल मिल गया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसकी भी जो समय अवधि रहेगी वो रहेगी आपकी 6-6 महीने करके, और जो टाइम पीरियड रहता है अधिकतम ये रहता है दोस्तों 3 साल। 6-6 महीने करके लगेगा प्रेसिडेंशियल रूल, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहती है ये रहती है दोस्तों 3 साल तक ही लग सकता है। लेकिन ये भी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगेगा। 3 प्रकार की इमरजेंसी है दोस्तों, आपकी नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों जो कि वित्तीय आपातकाल है। स्टार्टिंग के दोनों आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोस्तों लिखित सिफारिश पर लगेगा मंत्रिमंडल की, लेकिन ओरल है ना यानी कि मौखिक सिफारिश पर केवल वित्तीय आपातकाल लगता है। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। अभी हम बात करेंगे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की। इसको दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर आप केवल 42 और 44वें संविधान संशोधन पढ़ ले दोस्तों, काफी क्वेश्चन इन दोनों संविधान संशोधन से ही बनते हैं, तो मिनी संविधान भी इसको हम कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ा करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था दोस्तों 12 माह तक, यानी कि 1-1 साल। अभी हमने देखा बात करी थी कि 6-6 महीने करके 3 साल तक लग सकता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 महीने से बढ़ा करके कर दिया गया था 12 महीने तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर राज्य बना था, ये बना था दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि दोस्तों 19 अक्टूबर 1952 को एक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों पोट्टी श्री रामलू, इनके द्वारा अनशन किया गया था, जिसमें 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अनशन काफी तेजी से फैल गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है। दोस्तों नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये अधिकार दोस्तों है आपके संसद को। अनुच्छेद 3 हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 ये अधिकार देता है संसद को कि संसद किसी के भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिए, जैसे हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत यानी संसद द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर के उत्तरांचल बना था दोस्तों। तो ये भी इसी अनुच्छेद के तहत ही किया गया था, यानी कि हमारे संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 1 में ध्यान देंगे, उसी में ही अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार है किसी के भी राज्य की सीमा में या नाम में राज्य में परिवर्तन कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। यानी कि दोस्तों जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद काफी सारा देसी रियासतें थी। उन देसी रियासतों में 3 देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय से मना कर दिया था। वे 3 देसी रियासतें दोस्तों थी आपकी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जूनागढ़ को जो मिलाया गया था, ध्यान देंगे, जूनागढ़ को जो भारतीय संघ में मिलाया गया था वो जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था।
यानी कि वोटिंग करवा दी थी जनता से कि आप भारत में रहना चाहेंगे या स्वतंत्र रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में जाना चाहेंगे। तो दोस्तों जनता ने कहा कि नहीं, हम तो भारत में रहना चाहेंगे। तो जूनागढ़, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, तो जनमत संग्रह द्वारा इसको भारतीय संघ में विलय करा दिया गया। हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत, ध्यान देंगे, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया। और वही जम्मू कश्मीर को दोस्तों जो मिलाया गया भारतीय संघ में, ये मिलाया गया दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया। ये बात ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो दोस्तों भारतीय संघ में देशी रियासतों को मिलाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन द्वारा, उस समय यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देंगे बात पर कि फजल अली, है ना, फजल अली आयोग बनाया गया, ठीक है, फजल अली आयोग का गठन किया गया, और जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे यानी कि न्यायाधीश थे फजल अली, इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग, और इस आयोग में 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे, के.एम. पणिकर, ध्यान देंगे दोस्तों, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 अन्य सदस्य थे इस आयोग के, और फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 में, जिसमें भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को, 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे, इनको भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों 1956 में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट दी आयोग ने, जिसमें 3 सदस्यीय आयोग था, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? अभी हमने बात करी दोस्तों 14 राज्यों 6 संघीय क्षेत्रों को भाषाई आधार पर राज्यों का दर्जा दिया गया, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। 2 अन्य सदस्य भी थे दोस्तों, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 अन्य सदस्य थे इस आयोग के। 3 सदस्य आयोग था, और इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्यों 6 संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? दोस्तों नागरिकता हमारे संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद की अगर मैं इसमें बात करूं तो 5 से 11 इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के अंतर्गत आते हैं, और हमारे संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता से भी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी हमारे संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है,
और हमारे संविधान की जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता अगर अपना ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी एक देश की नागरिकता ही कोई व्यक्ति ले सकता है। तो यानी कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान हमने लिया है, ये लिया है दोस्तों इंग्लैंड यानी कि यूके, इंग्लैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अभी हमने बात करी भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, जो कि एकल नागरिकता है भारत की, और अनुच्छेद 5 से 11 आपके भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 और भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता। और किस देश के संविधान से हमने ली है एकल नागरिकता? वो ली है हमने इंग्लैंड के संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रत्यय की, तो आपका प्रत्यय क्या है? जो शब्दों के अंत में लगे, शब्दों के अंत में लगकर, है ना, उसमें एक नई विशेषता लाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, शब्दों के अंत में लगेगा और शब्दों में नई विशेषता लाएगा, वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक आपका कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु के साथ लगता है, धातु यानी दोस्तों आपका पता है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और वहीं तद्धित प्रत्यय दोस्तों ये आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ ये प्रयोग में आता है। कृत प्रत्यय आपका धातु यानी क्रिया के साथ और तद्धित प्रत्यय आपका संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। तो दोस्तों प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लग करके शब्दों में नई विशेषता लाता है, प्रत्यय हो चाहे आपका उपसर्ग हो, इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता दोस्तों, ध्यान देंगे, ये मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र शब्दों में लगते हैं जिनका अपना एक मतलब होता है और उसके साथ जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वही आपके प्रत्यय और उपसर्ग कहलाते हैं। दोनों का बता रहा हूं दोस्तों, प्रत्यय का भी और उपसर्ग का भी। उपसर्ग कहाँ लगेगा? आपके शब्द की शुरुआत में, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त आपका शब्द है प्रत्यय है, वो है ला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। दोस्तों इसमें जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आपका हर्ता, यानी कि दोष धन हर्ता। तो दोष दोस्तों इसका मतलब है यानी कि मीनिंगफुल वर्ड के साथ ही इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रत्यय अंत में लगेगा तो इस शब्द में प्रयुक्त है हर्ता प्रत्यय। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या है? जो शब्दों के या शब्दों की शुरुआत में लगे, शब्दों की शुरुआत। दोस्तों शुरुआत नहीं तो आदि भी आपसे बोल सकता है। अब बच्चे यहाँ पर आदि को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। आदि का मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि अंत, लास्ट में। नहीं दोस्तों, आदि का मतलब शुरुआत। जो शब्द आदि या फिर शुरुआत में लगे हैं वो आपके प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, जिनका प्रयोग शब्दों की शुरुआत में हो रहा है या फिर, है ना, आदि में, दोनों शब्दों का मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो शब्दों की शुरुआत में लगेंगे वो उपसर्ग कहलाएंगे। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है किस शब्द में? तो वो है दोस्तों आपका ओढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में अप उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में परा उपसर्ग और प्र उपसर्ग है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों संस्कार शब्द काफी बार पूछा गया है, तो दोस्तों सम उपसर्ग इसमें लगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट है अतीव
शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों अति में आपका जो उपसर्ग लगा है ये लगा है दोस्तों अति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित। दोस्तों आपका पुरोहित ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द जो संस्कृत से एज इट इज हम आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो पुरोहित आपका जो संस्कृत भाषा का शब्द है इसमें जो उपसर्ग लगा है ये लगा है दोस्तों पुनः। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पर्यायवाची का क्वेश्चन हमारा भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों भुजंग जो है ये पर्यायवाची शब्द है आपका सर्प का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दामिनी। दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है दामिनी। दामिनी जो है पर्यायवाची ये है आपका बिजली यानी विद्युत का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों सारंग जो पर्यायवाची है ये है आपका मोर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मरकट का जो पर्यायवाची शब्द है ये है बंदर यानी वानर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों ये इसलिए डाले हैं बीच में काफी आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस हो सके साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका विलोम शब्द। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द है ये है आपका कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का जो विलोम शब्द है ये रहेगा आपका अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उद्धत का जो विलोम शब्द है ये है सौम्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। दोस्तों संयुक्त वाक्य अगर आप वाक्य की बात करें तो वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है ना। ध्यान देंगे शब्दों का व्यवस्थित या फिर आप लिख देंगे सार्थक समूह। या तो व्यवस्थित भी दोस्तों आप लिख सकते हैं या फिर सार्थक समूह भी लिख सकते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह या फिर व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। और वाक्य जो है शब्द के आधार पर तीन प्रकार के, ठीक है, या रचना के आधार पर तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य जो कि दो सरल वाक्यों को जहां पर अव्यय शब्द जोड़ते हैं वो हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, वो सॉरी संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो राम घर गया उसने मां को देखा, इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम वाक्य पढ़े तो राम घर गया और उसने मां को देखा, ये इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। क्योंकि और ये हमारा है दोस्तों अव्यय शब्द, और जहां पर दो सरल वाक्यों को अव्यय शब्द जोड़े वो ही हमारा संयुक्त वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रमा की गाय दूध देती है। तो रमा की गाय दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस है आपका, ये रमा की गाय दूध देती है। तो ये यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है यानी कि चल रहे हैं अभी करंट में। तो जो भी बच्चा हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। दोस्तों आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो जब आप ऑर्डर देते हैं ये होता है आपका आज्ञावाचक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। किसी का ऑर्डर फॉलो करना या किसी को ऑर्डर देना, ये दोनों ही चीज आपकी आज्ञावाचक से संबंधित है। तो यानी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद है आपका आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
तुम यह काम मत करो। दोस्तों नकारात्मक, ठीक है, जहां पर भी वाक्य से नकारात्मक सोच उत्पन्न हो रही है वह वाक्य आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर दोस्तों देखना ही नहीं है, जहां पर अरे यानी कि विस्मय आदि बोधक आपको साइन दिख रहा है वहां पर आपका सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मय वाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कारक में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, है ना। संबोधन जो आपका कारक है या विस्मय आदि बोधक जो कारक है वहां भी आपको यही चीज नोट करना। विस्मय आदि बोधक जहां पर आपको साइन दिख जाए तो आंख बंद करके विस्मय आदि बोधक पर निशान लगा देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गढ़वाल पर गोरखों ने पूर्ण रूप से कब अधिकार कर लिया। दोस्तों गढ़वाल पर गोरखों ने जो पूर्ण रूप से अधिकार किया ये किया 1804 में, 14 मई 1804 को दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है दोस्तों, खुड़बुड़ा का युद्ध। और इसी युद्ध में प्रद्युमन शाह जो कि गढ़वाल का, है ना, परवार वंश का राजा था और खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों द्वारा मारा गया। और 14 मई 1804 डेट भी ध्यान रखना दोस्तों, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद गढ़वाल पर दोस्तों गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, ठीक है। गढ़वाल कुमाऊं के इतिहास में कुमाऊं का विभीषण किसे कहा गया है। दोस्तों कुमाऊं का विभीषण राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा हर्षदेव जोशी को उपाधि दी गई थी। कुमाऊं के विभीषण यानी कि विभीषण की उपाधि दी गई थी, सीधी सीधी बात करें वो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा हर्षदेव जोशी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। कुमाऊं हो गढ़वाल हो, हर्षदेव जोशी को ही दोषी माना जाता है, यानी कि इसने ही गोरखों को कुमाऊं तथा गढ़वाल पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला युद्ध लंगूरगढ़ का युद्ध था। 1791 से लेकर के 92 तक युद्ध चला। एक साल तक गढ़वालियों ने गोरखों को रोके रखा। चाइना का नेपाल पर आक्रमण हुआ जिसके कारण इनको यहाँ से जाना पड़ा था। कुछ हिस्सों पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया था, ठीक है। लंगूरगढ़ का युद्ध था दोस्तों। वहीं 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, लंगूरगढ़ की संधि जिसको श्रीनगर की संधि भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, श्रीनगर की संधि भी इसको कहा जाता है। 1792 में हुई थी गोरखों और, ठीक है, आपके गढ़वाल शासक के मध्य ये संधि हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि नेपाली राजवंश में यानी कि नेपाली राजा के दरबार में आपका एक प्रतिनिधित्व रहेगा और हमारा प्रतिनिधित्व भी एक आपके दरबार में रहेगा, जिसका खर्चा पानी आप ही को देखना है। जो हमारे यहाँ रहेगा उसका भी खर्चा पानी आप ही पे करेंगे और जो हमारे यहाँ रहेगा उसका खर्चा पानी भी आप पे करेंगे, ठीक है। और सालाना आपको हमें कर यानी कि रिवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है ना। राजस्व सालाना आपको हमें देना पड़ेगा। ये लंगूरगढ़ की संधि यानी श्रीनगर की संधि जो हुई थी 1792 में, ठीक है, गढ़वालियों और गोरखों के मध्य, इसमें ये शर्तें तय की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुमाऊं में गोरखों ने 1790 में सत्ता स्थापित की। उस समय नेपाल का राजा कौन था। तो दोस्तों गोरखों का कुमाऊं पर आक्रमण के समय जो नेपाल का शासक था ये था रण बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों कुमाऊं पर जो आक्रमण का निमंत्रण दिया था ये दिया था हर्षदेव जोशी ने। और उस समय कुमाऊं के जो शासक थे दोस्तों ये थे आपके महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद थे, ठीक है। इनके पिता मोहन चंद, ठीक है। और 1790 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो था आपका हवालबाग का युद्ध, हवालबाग का युद्ध। और इसी युद्ध में
कुमाऊं पर गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। उस समय शासक थे महेंद्र चंद और उनके पिता मोहन चंद, चाचा लाल सिंह। ठीक है, लाल सिंह ने ही जो है हर्षदेव जोशी को कुमाऊं से भगाया था और वो गढ़वाल की सीमा पे धकेल दिया था, इनके चाचा लाल सिंह ने। तो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गोरखों ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया था? अभी हमने बात करी थी दोस्तों, गढ़वाल पर जो आक्रमण किया था ये किया था प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, और प्रद्युमन शाह के शासनकाल में ही इन्होंने आक्रमण किया था। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? दोस्तों कुमाऊं का शिवाजी जो कहा जाता है ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अभी विभीषण की भी उपाधि राहुल सांस्कृतिक द्वारा दी गई इसको। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों बात करते हैं कुमाऊं परिषद की। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 1916 को हुई थी नैनीताल के मजेड़ा में। ध्यान देंगे दोस्तों, नैनीताल के मजेड़ा। और इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, भोलादत्त पांडे, ठीक है, चंद्रलाल शाह, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, आदि इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, भोलादत्त पांडे, चंद्रलाल शाह, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पंत आदि सदस्य दोस्तों इसके संस्थापक इसकी स्थापना में शामिल थे। और जो शामिल नहीं था वो था दोस्तों दर्शन लाल पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन लाल पांडे इसके संस्थापकों में शामिल नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की ये गई थी दोस्तों जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों पहले अधिवेशन में ही आपका लक्ष्मीदत्त, ध्यान देंगे दोस्तों, लक्ष्मीदत्त शास्त्री के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों एक संस्था बनाई गई, जिस संस्था को कहा गया कि आप कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करें गांव-गांव जाकर के। लक्ष्मीदत्त शास्त्री के नेतृत्व में एक संस्था बनाई गई और इनको कहा गया कि आप गांव-गांव जाकर के कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था यह हुआ था 1926 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अल्मोड़ा में 1926 में अंतिम अधिवेशन कुमाऊं परिषद का छठा, ध्यान देंगे दोस्तों, छठा और अंतिम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके मुकुंदी लाल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, मुकुंदी लाल द्वारा की जाती है इस अधिवेशन की अध्यक्षता। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद ही ये डिसीजन ले लिया जाता है कि कुमाऊं परिषद का विलय हम अल्मोड़ा यानी कि कांग्रेस में कर रहे हैं। और ये अधिवेशन होता है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में, यानी कि जो वर्तमान का दोस्तों आपका रानीखेत वाला हिस्सा है, वर्तमान का दोस्तों रानीखेत वाला जो पार्ट है वहीं पर इसका
अधिवेशन होता है, लास्ट अधिवेशन जो कि 1926 को हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कुली बेगार प्रथा का अंत एवं वनों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज के इस हमारी पहली टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों देखते हैं कौन बच्चा इसका कमेंट करके मुझे राइट आंसर बताता है। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो दोस्तों पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज रहेगी, जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसका स्टार्टिंग में मैं नाम लूंगा दोस्तों, और उसके लिए अगर वो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेगा दोस्तों, उसके लिए मैं 50% ऑफ भी दूंगा, ये गारंटीड है दोस्तों। जो भी कमेंट करके मुझे इसका आंसर देगा और अगर हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेगा उसके लिए समझ लो स्कीम है, अगर इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो सबसे पहले देगा। देखते हैं दोस्तों आप में से कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। तो ये थे आज का हमारा टेस्ट सीरीज जो कि उत्तराखंड के कनिष्ठ सहायक और कर एवं राजस्व अधिकारी से संबंधित टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो इस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों का भी इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।